नमस्कार मित्रों। कल हम लोग कांट को देखे थे। आज हम लोग लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को देखेंगे। जो लाप्लास थे वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने अपना मत 1796 ईस्वी में व्यक्त किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम में किया है। यह परिकल्पना कांट के विचार से कुछ साम्य रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। कांट की जो परिकल्पना के जो 3 दोष थे उसको दूर करते हुए लाप्लास ने अपनी परिकल्पना जो है दी हुई है। वो 3 दोष क्या थे? पहला दोष तो ये था कि निहारिका जो है के कण आपस में टकराव से ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो भी निहारिका के कण हैं उन्होंने कहा कि जो आद्य पदार्थ थे वो आपस में टकराने लगे और टकराने के फलस्वरूप जो है उनमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो जो है टकराने से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा, कणों के टकराव से गति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कण आपस में टकराए जिससे उनके बीच गति उत्पन्न होने लगी, भ्रमण करने लगे। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि टकराने से गति नहीं हो सकती है। तीसरा, आकार में वृद्धि के साथ साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आकार में वृद्धि हुई वैसे वैसे गति में वृद्धि होने लगी। तो ये तीनों दोष जो थे इन्होंने लाप्लास ने दूर किया। उन्होंने अशुद्धियों को दूर करते हुए अपना विचार दिया। क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि निहारिका के ताप की समस्या को उन्होंने हल करने के लिए यह माना कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो निहारिका थी, उन्होंने कहा कि वो कुछ पदार्थ थे। कांट ने कहा था कुछ पदार्थ थे जो कि टकराने से ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ये पहले से ही कह रहे हैं कि वो जो निहारिका थी वो पहले से ही तप्त थी, गर्म थी। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि तप्त के साथ साथ गतिशील भी थी। तीसरा, निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। इन्होंने लाप्लास ने ये संशोधन किए। इन तीनों को उन्होंने स्वयं माना कि ये ऐसा रहा होगा। तो ब्रह्मांड में उन्होंने कहा कि अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील और तप्त महापिंड था जिसको लाप्लास ने निहारिका का नाम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग ठंडा होने लगा, शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। जब कोई चीज़ ठंडी होती तो उसमें संकुचन होने लगता और गर्म होती तो फैलाव होने लगता। तो परिणाम स्वरूप निहारिका के आकार एवं आयतन में ह्रास होने लगा। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति निरंतर बढ़ने लगी। जब कोई चीज़ छोटी होती है तो गति में वृद्धि होती है। जब किसी चीज़ का आकार बड़ा होता है तो गति में जो है कमी आने लगती है। यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी दूर हो जाती है। अत्यधिक गति के कारण केंद्रापसारित बल के कारण जब गति बढ़ी तो एक बल उत्पन्न हुआ, केंद्र से बाहर जाने वाला बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र से परिधि की तरफ एक बल काम किया।
तो केंद्रापसारित बल के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ, बीच के जो भाग हैं उसके पदार्थ जो है भारहीन होने लगे, मतलब उसका भार कम होने लगा, तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग जो निकला हुआ था निरंतर शीतल होते सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ले के रूप में अलग हो गया। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया और निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास ने ये कहा कि निहारिका से जो है केवल एक ही छल्ला बाहर निकला, लेकिन कांट ने क्या कहा था कि 9 छल्ले निकले थे। इन्होंने कहा जो छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया, तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से हटता गया। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि हार्ट गैसस एग्लोमेरेशन का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। तो इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। अब तो केवल 8 ही हैं अगस्त 2006 से। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ और निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। जो कुछ निहारिका में अवशिष्ट रह गया उसे सूर्य की संज्ञा दे दी गई। 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रास ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रास ने बताया कि मुख्य निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए। प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम के जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं इनका जो इन्होंने परिकल्पना दी है उसका मूल्यांकन अगर करें तो क्या अच्छाई थी, क्या इसमें कमियां थी, देख लेते हैं। अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की परिकल्पना को प्रारंभ में पर्याप्त समर्थन मिला तथा लगभग 150 वर्षों तक इसको मान्यता मिलती रही, परंतु सौरमंडल संबंधी नवीन वैज्ञानिक तथ्यों सिद्धांतों के प्रकाश में आने के कारण इस परिकल्पना का समर्थन जाता रहा। इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या ही हल की गई, वरन उसकी रचना स्वभाव का भी वर्णन किया गया। इसके अनुसार ग्रह प्रारंभ में मौलिक रूप में वायव्य अवस्था में थे, तत्पश्चात शीतल होते समय तरल अवस्था में तरल अवस्था में आए और अंत में ठोस भूपटल का निर्माण हुआ, ठोस भूपटल का। परंतु इस मत के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह बताया पृथ्वी अपनी उत्पत्ति एवं वृद्ध काल से ही एक ठोस रूप में रही होगी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था
अवश्य रही होगी। निहारिका परिकल्पना का इस संबंध में पर्याप्त महत्व है। इस परिकल्पना के विरोध में जो तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं वो ये हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं इस संकल्पना के विरोध में। सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग, एंगुलर मोमेंटम, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निहारिका के मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता था। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य एवं उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए। जबकि ऐसा ना होकर संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग, कितना परसेंट, 98% भाग ग्रहों तथा शेष 2% भाग वर्तमान सूर्य में है। इस प्रकार यह परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि निहारिका से 9 ही छल्ले क्यों निकले? 9 से अधिक भी छल्ले निकल सकते थे, बात तो सही है, भाई 9 ही छल्ले क्यों निकले? क्या 9 छल्लों के निकलने के बाद निहारिका ने कहा नहीं अब बस हो गया? इस समस्या का निदान लाप्लास की तरफ से नहीं मिलता है। घनीभवन के कारण एक छल्ले का सारा पदार्थ एक ही गोल पिंड के रूप में नहीं बदल सकता। वस्तुतः छल्ला छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाएगा तथा एक ही छल्ले से कई छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रह बनेंगे। तीसरा है तीसरी आलोचना क्या है कि निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तथा उस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। मैंने ये भी है कि भाई 9 छल्लों के बाद छल्ले का निकलना बंद हो गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी छल्ले निकलेंगे। अवकाश, छल्लों के निकलने में अवकाश नहीं हो सकता। अगला है कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो प्रारंभ में वे द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से भ्रमण तथा परिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि जो द्रव होते हैं वो विभिन्न स्तरों में गति उनकी समान नहीं होती, उनमें घर्षण होता रहता है। केवल ठोस पिंड ही पूर्ण रूप से परिभ्रमण और परिक्रमा कर सकता है। ठीक है। 5वां है क्या कि इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए। जैसे कोई ग्रह घूम रहा है, ऐसे इस दिशा में घूम रहा है, ठीक, और यहीं से कोई छल्ला अलग होगा तो इसी दिशा में जाएगा ना, इसी दिशा में वो भी गति करेगा। ये छल्ला जो अलग हुआ है वो भी इसी दिशा में गति करेगा। लेकिन शनि और बृहस्पति के उपग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये शनि है, शनि ऐसे गति कर रहा है अगर, ठीक, तो जो उपग्रह उसका है वो इस दिशा में गति कर रहा है, मतलब उल्टी दिशा में गति कर रहा है। संभवतः लाप्लास की परिकल्पना के समय तक केवल ऐसे ही उपग्रहों का पता लग पाया था।
जो अपने पिता ग्रह के चारों तरफ घूमते थे। बाद में चलकर ऐसे अन्य उपग्रहों की खोज हुई जो कि अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यदि सूर्य निहारिका का ही भाग होता, अगला पॉइंट है कि यदि सूर्य निहारिका का ही भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए, जिससे यह मालूम पड़ता हो कि एक नवीन छल्ला पृथक होकर बाहर निकलने वाला है, पर ऐसा नहीं देखा जाता है। अगला है कि लाप्लास यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील तथा तप्त निहारिका थी, पर यह निहारिका कहाँ से आई, उसमें ऊष्मा तथा गति कैसे पैदा हुई, इन प्रश्नों का उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिल पाता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि लाप्लास की यह परिकल्पना कल्पना मात्र ही है। उपयुक्त त्रुटियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा को प्रस्तुत करती ही है, साथ ही साथ पृथ्वी के इतिहास एवं उसके भूगर्भ के विषय में भी गलत तथ्यों का प्रचार करती है। वर्तमान समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है। तो ये रही लाप्लास की परिकल्पना। अगले वीडियो में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जिन लोगों ने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो प्लीज़ जाके वहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जब जो वीडियो यहाँ से जाए वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।